नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वाक्य के कितने प्रकार हैं। नॉर्मली वाक्य के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, और दूसरा होता है रचना के आधार पर, जिसे हम लोग कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। इसमें सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस और मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं अपने निर्धारित विषय पर, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पर हम लोग जब विचार करते हैं तो पाते हैं कि कुल 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद किया गया है। जैसे विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक और इच्छावाचक। तो शुरू करते हैं हम लोग विधानवाचक से। देखिए, विधानवाचक इसे अंग्रेजी में असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक कहते हैं। देखिए, कोई भी क्रिया जिसे सामान्य क्रिया के होने का बोध होता है और वो होता है, रेगुलर बेसिस पे हो या जैसे भी कोई सामान्य क्रिया पूर्ण होती है, तो उसे ही हम लोग विधानवाचक या अंग्रेजी में अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। किसी के अस्तित्व का बोध भी इस प्रकार के वाक्यों से होता है। ठीक है, जैसे देखिए, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये आ जाएगा विधानवाचक वाक्य में। उसी प्रकार देखिए, जाड़े में धूप प्यारी लगती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कल मैं दिल्ली गया था, एक सामान्य क्रिया पूर्ण हुई। तेनालीराम एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, ठीक है, थे विधानवाचक वाक्य। दिवाली अक्टूबर में मनाई जाती है, सही बात है। सावन महीने में बारिश होती है, ये भी फैक्ट वाली बात है। तो कोई भी सेंटेंस जो सामान्य क्रिया के पूर्ण होने का या किसी के अस्तित्व का बोध कराती है उसे हम लोग विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग निषेधात्मक वाक्यों पर। इसे अंग्रेजी में हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इसमें किसी कार्य के, ऐसे वाक्यों में किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता है, उन्हें ही हम लोग निषेधवाचक या निगेटिव वाक्य कहते हैं। इन्हें दूसरी शब्दों में नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। तो नकारात्मक वाक्य हो या निषेधवाचक वाक्य, दोनों सेम हैं। उदाहरण देखिए, सुधीर यह काम नहीं कर सकता। तो देखिए, इस वाक्य में कुछ नेगेटिव है, क्या? नहीं। आज मैं नहीं खेलूँगा, देखिए नेगेटिविटी यहाँ दिखाई पड़ रही है, नहीं, कुछ काम के न होने का बोध होगा। उसी प्रकार आज बारिश नहीं होगी, ओके। दादाजी स्वस्थ नहीं है, तो नहीं आ गया तो नेगेटिव वाक्य। तुम यहाँ ना बैठो तो अच्छा है, यहाँ बैठने के लिए मना किया जा रहा है, निषेध। दया करके वहाँ मत जाइए, ये तो एक ऑर्डर भी है, लेकिन साथ ही साथ बोला जा रहा है कि वहाँ मत जाइए, वहाँ नहीं जाइए। आज विज्ञान के शिक्षक ने कक्षा नहीं ली, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ना, नहीं, मत आदि का प्रयोग होता है, और इससे ये पता चलता है कि कोई वाक्य में क्रिया के न होने का बोध हो रहा है, तो उसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आता है प्रश्नवाचक वाक्य पर। इसे अंग्रेजी में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कुछ पूछा जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए। न, जैसे क्या तुम खेलोगे। तो देखिए, इसमें एक कॉमन सी बात ये होती है कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। तुम पढ़ने कब जाओगे, यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात हम लोग किसी से सवाल कर रहे हैं और बदले में उस सवाल का उत्तर चाहते हैं, इसीलिए ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा देखिए, तुम्हारा क्या नाम है। आप खाएंगे ना। तो देखिए, खाएंगे ना जो है, यहाँ ना का प्रयोग प्रश्नवाचक के सेंस में किया जा रहा है। आप खाएंगे ना। वे क्यों चिल्ला रहे हैं। देखिए, क्यों। आपके दादाजी कहाँ और कैसे हैं। देखिए, कहाँ हैं और कैसे हैं, अर्थात मैं उत्तर चाहता हूँ। नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो देखिए, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। हम लोग ये जान पाते हैं कि जब भी कोई ऐसा वाक्य जिसमें WH फैमिली, जैसे वाट, व्हेन, हुज, हुम, ठीक है, हाउ, ये सब से जुड़े हुए
वाक्य बनते हैं और बदले में हम उत्तर चाहते हैं तो उन वाक्यों को हम लोग प्रश्नवाचक और अंग्रेजी में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्यों को हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं अंग्रेजी में। और इन वाक्यों से क्या होता है ना, आज्ञा, ऑर्डर, अनुमति, परमिशन देने का बोध होता है। उन्हें ही हम लोग आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप चुप रहिए, तो ये एक तरीके से आज्ञा है, आप चुप रहिए। यहाँ से चले जाइए, ऑर्डर है, यहाँ से चले जाइए। अपना अपना काम करो, ठीक है, ये भी एक ऑर्डर है, अपना अपना काम करो। आप जा सकते हैं, आपको परमिशन मिल गई, ठीक है। छात्रों, अपनी अपनी किताब निकालो। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बिंदी लगनी चाहिए और मैंने बिंदी नहीं लगाई। तो इसके पीछे का कारण यह है कि बिंदी लगाने के बाद कोई ना कोई परसर्ग का प्रयोग करना कंपलसरी हो जाता है। जैसे छात्रों को, छात्रों में, छात्रों से, छात्रों के लिए, छात्रों द्वारा, ठीक है। लेकिन जब संबोधन के रूप में हम छात्रों का प्रयोग करेंगे तो बिंदी नहीं लगती। वहाँ मत जाओ, ये एक ऑर्डर है, वहाँ मत जाओ, ठीक है। परीक्षा आरंभ कीजिए, परमिशन मिल गई है, परीक्षा आरंभ कीजिए। कल तक जरूर लौट आना, एक आज्ञा है, कल तक लौट आना। अब आ जाते हैं संकेतवाचक, जिसे अंग्रेजी में कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, अर्थात एक क्रिया उसी समय पूरी हो सकती है जब दूसरी क्रिया भी पूरी हो, तो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें कहीं कहीं पर शर्तवाचक और हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इनसे कारण और शर्त आदि का बोध होता है। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो पहली कंडीशन थी कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कार्य कारण का संबंध है। अगर वर्षा अच्छी से होती तो फसल भी अच्छी ही होती। इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखते हैं, यदि चुनाव निष्पक्ष हुआ तो सुभाष बाबू ही जीतेंगे। अर्थात अगर चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो सुभाष बाबू ही जीतेंगे। आप आते तो इतनी मुसीबत ना आती, आप नहीं आए तो मुसीबत आ गई, अगर आप आ जाते तो इतनी मुसीबत ना आती। यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे, अर्थात छुट्टियां होंगी तो ये लोग कश्मीर डेफिनेटली जाएंगे। अगर तुम परिश्रम करते तो फेल ना होते, तुमने परिश्रम नहीं किया इस वजह से तुम फेल हो गए। तुम प्रदर्शनी देखने चलते तो मैं भी चल सकता था, अगर तुम प्रदर्शनी कहने का मतलब है एग्जीबिशन, अगर तुम एग्जीबिशन देखने जाते तो मैं भी चल सकता था। तो इस तरीके के वाक्यों को हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। और इसमें एक खास बात ये होती है कि दो क्रियाओं का होना कंपलसरी है। इसमें दो क्रियाएं होंगी ही होंगी। अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ, एक क्रिया, जीतेंगे दूसरी क्रिया। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। इन्हें ही हम लोग संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग विस्मयादि बोधक वाक्यों पर। तो देखिए, विस्मयादि बोधक वाक्यों को एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस भी कहते हैं। और जिन वाक्यों से आश्चर्य, जिसे विस्मय भी कहते हैं, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों, उन्हें विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। इसमें आप एक बात श्योर ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप लोग विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं या विस्मयादि बोधक वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन रहता है वो नॉर्मल से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आपका फेशियल एक्सप्रेशन डेफिनेटली चेंज होता है। कैसे? देखिए, ओह बड़ा जुल्म हो गया, तो आप इसे नॉर्मल नहीं कह सकते, ओह बड़ा जुल्म हो गया, ऐसे नहीं। आपके फेशियल एक्सप्रेशन में बदलाव आएगा ही आएगा और नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट होगा ही होगा। अरे आपने तो कमाल कर दिया। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये विस्मयादि बोधक वाक्यों में लगने वाला एक विराम चिन्ह है। इसका प्रयोग तो यहाँ होता ही होता है। उसी प्रकार देखिए, आहा कैसा सुंदर दृश्य है। अच्छा, तुमने भी स्नान कर लिया, वेरी गुड, वाह मजा आ गया। छी, कितना गंदा रास्ता है। अरे तुमने नीट परीक्षा पास कर ली, ठीक है, नीट अर्थात वो जो मेडिकल वाली परीक्षा होती है वो वाली, नीट परीक्षा पास कर ली। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य जो भी होंगे ना, उसके
उच्चारण में, उसके बोलने में फेशियल एक्सप्रेशन का बदलाव आना कंपलसरी होता है। अब आ जाते हैं संदेहवाचक वाक्य में, जिसे हम लोग सेंटेंसेस इंडिकेटिंग डाउट या डाउटफुल सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह होगा, डाउट होगा, या उसके होने की संभावना होगी, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं होगी। कैसे? यहाँ देखिए, अब तक वह सो गया होगा, अर्थात ये एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि सो गया होगा। संभवतः वह सुधर जाए, शायद मुझे ही दिल्ली जाना होगा। अब आ जाते हैं हम लोग इच्छावाचक वाक्य पर, जो अंतिम है। इच्छावाचक वाक्य, इसे अंग्रेजी में हम लोग सेंटेंसेस इंडिकेटिंग विश या इंडिकेटिंग विश सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। और जिन वाक्यों से वक्ता अर्थात जो बोलने वाला है उसकी इच्छा, आशा, आशीर्वाद, अभिशाप व्यक्त करने वाले वाक्य होते हैं, उन्हें हम लोग इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, तो दीर्घायु करे मतलब दीर्घ प्लस आयु, लंबी उम्र प्रदान करे। तो ये मेरी इच्छा है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, विश यू अ हैप्पी जर्नी। भगवान करे सब कुशल लौटे, भगवान से ये कामना करते हैं कि सब सकुशल लौट आए। जा, तुझे नरक में भी जगह ना मिले, तो ये एक तरीके का अभिशाप है। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, ये मेरी इच्छा है कि तुम आगे बढ़ो। चलो अब खाना खाया जाए, इच्छा है कि अब खाना खा लिया जाए। सदा सुखी रहो, आशीर्वाद देते समय हम लोग प्राय ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। सदा सुखी रहो, कामना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कुल 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन किया। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं विशेष द्रष्टव्य, जिसे अंग्रेजी में हम लोग नोटेबल्स कहते हैं। तो ये नोटेबल्स को देखते हैं। विधानवाचक वाक्य को मूल आधार माना जाता है। याद रखिएगा, हम लोग जो 8 प्रकार के वाक्य पढ़ें, उन 8 प्रकार के वाक्यों में जो विधानवाचक वाक्य होता है, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस को ही मूल आधार माना जाता है। शेष वाक्यों में किसी न किसी भाव की छवि होती है। किसी में नकारात्मक का भाव होता है, जैसे किसी में प्रश्न का, किसी में विस्मय का, किसी में संकेत का, किसी में आज्ञा, संदेह, इच्छा या अनुमति का भाव होता है। लेकिन विधानवाचक वाक्य को ही हम लोग वाक्यों का मूल आधार मानते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग वाक्य में परिवर्तन या रूपांतरण। याद रखिए, किसी भी विधानवाचक वाक्य को प्रायः सभी प्रकार के अर्थों से युक्त किया जा सकता है। ठीक है ना। विधानवाचक वाक्य को सभी प्रकार के अर्थों से युक्त किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये विधानवाचक वाक्य है, आरती 10वीं में पढ़ती हैं। ठीक है, आरती 10वीं में पढ़ती है। अब हम लोग इसे निषेधवाचक वाक्य में कन्वर्ट करते हैं। आरती 10वीं में नहीं पढ़ती है। देखिए, नहीं के योग से ही ये निषेधवाचक वाक्य हो गया। प्रश्नवाचक, क्या आरती 10वीं में पढ़ती है, और ये प्रश्नसूचक चिन्ह, देखिए कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार अब आज्ञावाचक वाक्य देखते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस, आरती तुम 10वीं में पढ़ो। देखिए, हम लोगों ने उसे आज्ञावाचक वाक्य में कन्वर्ट कर दिया। और विस्मयवाचक वाक्य में देखिए, अरे आरती 10वीं में पढ़ने लगी। इच्छावाचक वाक्य, काश आरती 10वीं में पढ़ती। ठीक है, मेरी इच्छा है। संदेहवाचक वाक्य, आरती 10वीं में पढ़ती होगी। यहाँ पर देखिए एक शायद का सेंस लग रहा है, शायद आरती 10वीं में पढ़ती होगी, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 10वीं में पढ़ती होगी। संकेतवाचक, देखिए यहाँ पर यदि है, यदि अनुमति मिले तो आरती 10वीं में पढ़े। तो देखिए, मिले पहली क्रिया और पढ़े दूसरी क्रिया। और हम लोगों ने जैसा डिस्कशन किया है कि संकेतवाचक वाक्य में 2 क्रियाओं का होना कंपलसरी है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हम लोग चाहें तो विधानवाचक से आज्ञार्थक में भी परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ जो सेंटेंस है आप इसका अध्ययन कीजिए। फिर विधानवाचक से प्रश्नवाचक और निषेधवाचक में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जरूर इस वीडियो को पॉज करके पढ़ें। विधानवाचक से विस्मयवाचक, इच्छावाचक से प्रश्नवाचक और निषेधवाचक में भी कन्वर्शन हो सकता है। जैसे इच्छावाचक वाक्य है, संसार में सब सुखी हो जाए, तो प्रश्नवाचक होगा, क्या संसार में सब सुखी हो जाए, संसार में सभी सुखी न हो। तो देखिए,
हम लोग सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हैं। विस्मय से प्रश्नवाचक और निषेधवाचक भी बना सकते हैं। वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने कौन सा कमाल कर दिया? तुमने कोई कमाल नहीं किया। देख रहे हैं ना कैसे सेंटेंस चेंज हो रहा है। प्रश्नवाचक से विस्मयवाचक और निषेधवाचक में भी कन्वर्सन संभव है। प्रश्नवाचक से विधानवाचक में तो संभव है ही है। निषेधवाचक से प्रश्नवाचक में परिवर्तन देख लीजिए। सुरेश ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है। प्रश्नवाचक क्या सुरेश ने यह पुस्तक पढ़ी है, अथवा क्या सुरेश ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है। देख लीजिए कन्वर्सन हो गया। निषेधवाचक से विधानवाचक में भी परिवर्तन संभव है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं। उन भेदों के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड जानकारी प्राप्त की। विधानवाचक वाक्य जो होता है वो सबसे मूल आधार होता है वाक्यों का, और विधानवाचक वाक्यों को किसी भी फॉर्म में बदला जा सकता है। उसके साथ ही साथ अन्य वाक्यों को भी बदला जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।